ओके। तो माई सेल्फ अजय यादव। और मेरी जो पढ़ाई है वो आईआईटी मद्रास से हुई है। ठीक है। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नहीं, रखो। बैठ जाओ, जल्दी स्टार्ट करते हैं। आवाज़ तो सही आ रही है ना? ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला दिन है ना? आपके साथ मेरा पहला दिन है ना? हाँ जी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम्स है। कुछ रैशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में, और थोड़ा सा हम पुरानी चीज़ें याद करेंगे, वो है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना? तो मैं एक नाम लिखने वाला हूँ, इसके बारे में अगर किसी ने सुना है तो बता सकता है कि हाँ हमने सुना। ठीक है। के बारे में किसी ने सुना है? हाँ, सुना है ना नाम? है ना? ये अपने टाइम के बहुत जीनियस, अगर हम पूरी दुनिया में बात करें ना, टॉप मैथमेटिशियंस हैं, में इनका नाम आता है। तो ये उस समय की कहानी है जब ये कितने बड़े थे। शायद 8 या 9 साल के रहे होंगे, है ना, छोटे से बच्चे। तो क्या था, टीचर क्लास में पढ़ाने आया, उसका मन नहीं था पढ़ाने का। तो वो क्या कर रहा था कि उसको एप्पल खाना था, छील रहा था एप्पल, बैठ के खा रहा था। तो उसने स्टार्टिंग कुछ ऐसे की कि बच्चों को एक सम दिया, है ना। तो उन्होंने बच्चों को दिया 1+, है ना। ये नोटेशन तो पता है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? अब, है ना, अब। तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि 10 15, तो बच्चे भी बोल रहे थे। तो टीचर को टाइम नहीं मिलता ना, टीचर तो उसी में लगा रहता है ना। तो उसने क्या किया कि अब जोड़ो 100 तक दे दी। तो टीचर को लगा होगा कि बच्चे सारे दिन करते रहेंगे यही चीज़, कि 1 में 2+ करेंगे, 2 में 3, फिर 3 में 4, 100 तक जब तक करेंगे तब तक क्लास चली जाएगी पूरी, है ना। और टीचर को जो भी करना है वो कर लेगा। पर क्या हुआ कि विद इन फ्यू सेकेंड्स एक बच्चे का जवाब आ गया, 5050। तो पहली बार कोई चीज़ अगर होती है ना, तो हजम तो होती नहीं है ना। कुछ मैं ऐसा एकदम से नया सा यहाँ पे पढ़ा दूँ, तो पढ़ाने से पहले मैं अटपटे आपसे डाउट पूछ, तो पता थोड़ा ना चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है। टीचर ने भी ये कभी चीज़ देखी नहीं थी, तो हजम करना टीचर को मुश्किल था। टीचर ने बोल दिया, आ जाओ सर, बताओ आके कि ये चमत्कार कैसे किया, है ना। तो उस बच्चे ने क्या किया कि ये जो 1 2 3 अप टू 100 जोड़ना था ना, तो इसको क्या किया कि दो भागों में डिवाइड कर लिया, है ना। दो भागों में डिवाइड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 1+2+3। कहाँ तक लिखूंगा? अब जो बचा 51 से ना, अब 51 से उसने क्या किया, इसके नीचे लिखा 51, ऐसे करके यहाँ पे कितना आएगा? 52, है ना, 53। यहाँ पे कुछ सबसे लास्ट में 100 ही आएगा ना, 100 तक ही, है ना।
ये और ये। अब इस चीज़ को हम ऐड करते हैं। 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 99 प्लस 2 98 प्लस 3। फिर ये भी बताओ ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 51। अच्छा अब ये बताओ ये कितने टाइम्स है ना। जो ये 50 टाइम्स है तो इसमें मैं 50 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। ओके है ना। 50 इंटू 100। मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन था उनका, समझ रहे हो। आपके पास कोई फॉर्म अभी तो आपने सीखा नहीं है ना, एपी शायद 9th में है नहीं, वो पढ़ना बाकी है अभी। तो कुछ भी आपको फॉर्मूला ना दिया जाए और पहली बार ऐसी चीज़ पूछी जाए कि अच्छा ठीक है एक काम करो, अब 1 से 100 तक जोड़ो या 1 से 1000 तक जोड़ो, है ना। तो आंसर पहली बार देना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मैंने 100 तक लिखा है ना, ये तो ठीक है कि इवन नंबर्स थे। 50 50। अगर मैं वहाँ पे 101 लिखता तो सीरीज को तोड़ना दो भागों में मुश्किल हो जाता ना। फिर बताओ फिर क्या किया जाए। एक तो इसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करो, सिर्फ 101 ही तो बड़ा है ना। 100 तक तो मुझे पता है, मैं 101 ऐड कर दो, हो जाएगा ना। आया ना समझ में। इतने सारे सोच में क्यों डूबे हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है या बाउंस जा रहा है ना। अच्छा। तो इसकी मैं अब ये समझ गया ना, उसको 101 को अलग कर दो, 100 तक जो मैंने किया वो करो, फिर उसमें 101 जोड़ दो। एक इसकी दूसरी शकल और है, वो भी देख लो। क्या किया मैंने, 1 + 2 + 3 अप टू 101। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, इसको पकड़ा, पूरे को उल्टा कर दिया, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, 101, यहाँ पे 100 उल्टा करके लिख रहा हूँ ना, 101 से पूरी उल्टा करके, है ना। 99। अच्छा तो ये बता, यहाँ पे क्या लिखूं। अब इसको ऐड करो, और ये भी 102। ये 102 कितने टाइम्स है, सबको कॉन्फिडेंस है ना 101 टाइम्स है ना। क्योंकि मैंने कहाँ से 1 से 101 लिखा है ना, 101 टाइम्स है। कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि यार नहीं। कुछ नहीं, मेरी क्लास में ना बोलना है, चाहे सही हो या गलत, बस रीजन आपका ढंग का होना चाहिए। गलत भी बोल रहे हो, रीजन में आपके दम होने चाहिए। आपने गलत बोला है ना, फिर भी रीजन ऐसा दो कि हाँ आप सही, आपने कुछ तो समझा, लेकिन बोलो ज़रूर, ठीक है ना। मेरी क्लास में गलत बोलने वालों को कोई सज़ा नहीं है, फील फ्री, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स है, 101 टाइम्स है। ओके, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और करनी बाकी है, कि मुझे ऐड करना था, वो 1 से 101 तक करना था, और मैंने किया क्या,
फिर दोबारा से 1 से 100 ऐड फिर से कर दिया, लेकिन उल्टा किया पर कर तो दिया। मैंने हर नंबर को यहाँ पे 2 बार जोड़ा। ये चीज़ क्लियर है कि मैंने हर नंबर को 2 बार जोड़ा है। देखो ना, 101 यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, 1 है, 1 है। हर नंबर 2 बार जोड़ा हुआ है ना। तो आप एक काम कर सकते हो ना, मैंने 2 बार जोड़ा हुआ है, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं ना, है ना। 1 में करेंगे 51, फिर 1 में करेंगे, ठीक है ना। है ना, मैथ को ना थोड़ा सा, एक्चुअली में क्या है कि ऐसा आपने भी फील किया होगा, कभी कभी कोई मेथड है टीचर क्लास में कराता है ना, और आपका मेथड लगता है कि टीचर से बेहतर है। ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ होगा। आप जब खुद सॉल्व करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, ऐसा मेथड खुद का भी तो कभी कभी निकल के आता है। मैथ में क्या है कि आप जब खुद करोगे ना, हो सकता है कि ये चीज़ है उनको दिखाई दी, हो सकता है आपको भी किसी को बेहतर चीज़ दिख जाए, है ना। मैथ में क्या है कि आप बुक्स उठाओ, बुक्स को पढ़ना सीखो, ठीक है। बुक्स को ज़रूर पढ़ो, स्टडी करो, सेल्फ स्टडी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आए। ठीक है, तो आज का हम जो आपका चैप्टर है वो रियल नंबर्स है ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर सिस्टम्स में शुरुआत किससे करते हैं हम? बचपन से मुझे लग रहा है 5th या 6th से पढ़ते आ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, एक चीज़ और बताओ, नोट्स बनाने का है किसी को शौक यहाँ पे? है? वैसे ये मिल जाएगा सारा कुछ, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरा फोकस करो समझने पे, है ना। समझो, नीचे कॉपी में मत देखो, पूरा यहीं पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगर फिर भी किसी को लगता है कि नोट्स होने चाहिए, वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो नेचुरल नंबर्स ऐसे ही नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नेचुरल है ना। तो इंसान जब चीज़ें आता है तो देखता है कि है क्या, एक पंखा, दो पंखा, ऐसे करके ना। कभी ऐसा हुआ कि हमने कोई चीज़ देखी कि ये आधा पंखा है, ये आधा ट्यूबलाइट है ना। तो शायद इसीलिए ऐसा नाम दिया गया कि क्या, नेचुरल नंबर, है ना। तो हम काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1, 2, 3, और ये कहाँ तक जाएगा, है ना। और इन्फिनिटी का मतलब क्या है ना। कभी कोई खत्म होने वाले तो नंबर है नहीं। किसी को लगता है कि कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पे जाके नंबर्स खत्म हो जाते होंगे? हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, खत्म हो जाएगा ना आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी, तो एक काम करो आप, सुनो, जहाँ पे इन्फिनिटी आपका खत्म हो गया ना, उससे आगे का नंबर मैं बताता हूँ फिर आपको। आप उस इन्फिनिटी में +1 करो, +2 करो, +3 करो, आगे का नंबर मिलेगा ना। हम करते क्या है, नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1 से हुई, अगला नंबर कैसे मिल रहा मुझे, +1 ना, है ना। तो आपका जहाँ पे इन्फिनिटी में आपको मिल गया, है ना, उसमें +1 करो, +2 करो, नंबर मिल जाएगा ना उससे आगे का। नंबर्स इसका मतलब खत्म नहीं होने वाले ना। आप जितना सोचते हो ना, नंबर्स उससे बहुत ज़्यादा आगे हैं। नंबर्स को सोचना बहुत मुश्किल है, आसान भी है अगर आप एक बार इमेजिन करना सीख गए ना, बड़े आसान से नंबर, ठीक है ना। आप समझ गए ना, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा कभी आप सोच रहे हो कि कहीं तो इसका अंत होगा, तो इसका अंत कभी नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। अच्छा, तो फिर उसके बाद हमने पता क्या है, नेचुरल नंबर्स के बाद हमने क्या पढ़ा, होल नंबर्स। ऐसा कोई है इंसान जो मुझे बता सके कि होल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये नंबर्स थे ना, इनसे काम चल रहा था, तो फिर, हाँ, हाँ जी बताइए आप।
ओके। और किसी का कोई आंसर है? हाँ जी। अभी क्या है, आप एक मुझे लगता है किसी ने नाम तो पढ़ रखा होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, है ना? ऐसी ही एक थ्योरम और होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, सॉरी अलजेब्रा, ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में आपने क्या है, पॉलिनोमियल्स पढ़ते हो तो उस पे कुछ डिग्री होती है ना? उस पॉलिनोमियल की डिग्री हम कब बोलते हैं कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी, और जितनी पावर होती है आपने देखा होगा कि उसके जीरोज होते हैं, है ना? उतने ही जीरोज होते हैं ना? तो पॉलिनोमियल्स को ही सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ी। तो देखो, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आएगी तो वो बता दे, वैसे इक्वेशंस तो सारे ने पढ़ रखी होगी, है ना? इक्वेशन ये है, x+1 इक्वल टू 1, ठीक है ना? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि शुरुआत में सिर्फ मेरे पास क्या थे, नंबर्स थे, वो नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है ना? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि मैं वन में ऐसा क्या जोड़ूं मेरा आंसर वन आए। कंडीशन यही है कि मेरे पास सिर्फ नेचुरल्स है, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा? तो मैंने क्या किया कि वन में कुछ जोड़ रहा हूँ, और आंसर वन ही आ रहा है ना? इसी इक्वेशन की वजह से क्या है कि हमें नीड पड़ी एक और सिंबल, है ना? वो सिंबल क्या था? जीरो। तो हम जीरो आज इंट्रोड्यूस कर लें, ठीक है ना? तो फिर क्या है, होल नंबर्स। ये आपको बुक्स में डब्लू से मिलेगा, ठीक है ना? और ये किससे मिलेगा? ठीक है ना? होल नंबर्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, और उसमें जीरो और आ गया, ठीक है ना? या फिर होल नंबर्स से काम चल गया था कि हमने बस क्या किया कि अब कोई और नंबर सिस्टम नहीं आएगा, होल नंबर्स आ गया, अब हमारे सारे आंसर्स मिल गए, नहीं हुआ ना? के बाद भी एक अपना नंबर सिस्टम आया है, इंटीजर्स ना, ठीक है। अभी जीरो आ गया ना, तो मैं अगर इक्वेशन लिखूंगा तो अब तो लिख सकता हूँ ना ऐसे, x+1 इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैं जीरो को इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, है ना? जीरो तो इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ ना, है ना? तो मुझे क्या चाहिए था, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि मुझे वन में कुछ ऐसा ऐड करना कि आंसर जीरो आना चाहिए, है ना? है ना, -1, लेकिन होल नंबर्स में नहीं था ना माइनस। तो हमने फिर इंट्रोड्यूस किए कि हाँ, इस नंबर सिस्टम से हमारा काम नहीं चलने वाला है, फिर हमने इंट्रोड्यूस किया इंटीजर्स। इंटीजर्स को बुक्स में आई से और जेड से डिनोट करते हैं, सबसे ज़्यादा ये आपको बड़ी क्लासेस में जाओगे तो जेड से मिलेगा, ठीक है ना? तो हमने अब इंटीजर्स में क्या क्या हो गया, माइनस में नेचुरल नंबर्स, फिर जीरो, और नेचुरल नंबर्स, इतने सारे नंबर्स आ गए फिर, ठीक है? अच्छा ये बताओ, क्या इसके बाद ख़त्म हो गया था, है ना? फिर भी नहीं रुका ना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो कैसे आया। मैं इक्वेशंस को बड़ा मतलब सिंपल सा लिख रहा हूँ, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? अगर नहीं पता किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चल के पढ़ लेंगे, ठीक है? अच्छा, तो ये बताओ, 2x इज इक्वल टू, है ना? अगर ये भी ना समझ में आती हो तो एक और आसान सी लिख लूँ। ये तो आ ही जाएगी समझ में, मैंने क्या किया है, x में एक नंबर लिया, उसमें एक नंबर और जोड़ दिया, मेरा आंसर कितना आ रहा है ना? कि मुझे ऐसा आंसर चाहिए था कि मैंने दो नंबर्स जोड़े हुए हैं और आंसर मेरा कितना आ रहा है, तो ऐसा कोई नंबर है फिर, है ना? इंटीजर्स में तो नहीं था इसका आंसर, है ना? तो फिर नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस, है ना? तो वो क्या था, रैशनल नंबर्स, है ना? एक्स की यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 ना? हाँ जी, इंटीजर्स से। हम्म
माइनस -2। तभी तो मैंने लिखा है कि सेम नंबर को ऐड करके आंसर बनाना चाहिए, है ना। आपका पॉइंट क्लियर है ना खुद ही। ठीक है, तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, रैशनल नंबर। इसको बुक्स में क्यू से दिखाते हैं। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन तो मुझे लगता है सबको पता होगी, है ना। एक एक करके बोलेगा तो ज़्यादा अच्छा सुनाई। हाँ जी, आप बोलो। वही कोपरा में हो गया, पर ऐसा लिखने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है डेफिनेट। हाँ जी, और भी कुछ है। मुझे कल मैं शायद 10th क्लास की ले रहा था, प्रवेच है, उसमें काफ़ी अच्छे आंसर्स मिले थे। अच्छा ये बताओ, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैंने √3 लिखा। ये बता सकते हो इसके नीचे क्या है। सबको क्लियर है ना, ये नीचे वन है। क्या इसकी शक्ल PYQ जैसी नहीं है। तो √3 तो फिर रैशनल नंबर हुआ ना। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इसमें। हाँ जी। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि √3 रैशनल नंबर है, लेकिन मैं फिर भी इसको PYQ फॉर्म में लिख पा रहा हूँ ना। हाँ, नहीं है। अब थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन सही हुई है आप लोग। ठीक है, तो डेफिनेशन अब हम लिख लें। नंबर्स which can be written in the the form of P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। इसका आंसर बताओ, Q नॉट इक्वल टू 0 हम ऐसा क्यों लिखते हैं। अनडिफाइंड है ना। ठीक है, यही आंसर रखना है, ठीक है ना। इन्फिनिटी मत बोलना। ठीक है। हाँ। हाँ जी, अभी डेफिनेशन लिख रहा हूँ पूरी। आई एम स्टिल राइटिंग। ओके, वेयर P and Q are integers। मुझे नहीं पता कि √3 क्या था, ठीक है ना, लेकिन मुझे ये पता है कि ये इंटीजर तो नहीं है ना। मैंने अभी बताया नहीं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें पता है, ये इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि हम इंटीजर की शक्ल देख चुके हैं कैसी होती है नेचुरल नंबर्स में, प्लस माइनस और जीरो। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन है रैशनल्स की। अच्छा, एक और डेफिनेशन होती, ठीक है ना, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं। 1.3, ये रैशनल है रैशनल। क्यों, PYQ की फॉर्म में तो नहीं है। हाँ? अच्छा, अगर मैं ऐसे ही बोलना चाहूँ देख के ही कि हाँ ये रैशनल नंबर है, ऐसा कुछ है आपके पास फिर लॉजिक। नहीं, मैं नहीं लिखना चाह रहा कि 1.3 मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, अपॉन में 10 लिख रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है
क्या है कि ये तो एक तो डेसिमल्स के बाद क्या होते हैं, टर्मिनेट, ठीक है। अब मैं इसको अगर ये लिख दूं तो अब भी ये कैसा है, रैशनल है ना। हाँ, तो ये दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक काम कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। रैशनल नंबर पे आ जाए, इतना काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है ना। जो टेंथ के सिलेबस में है बहुत कुछ है अभी, ठीक है ना, अभी तो सिर्फ जरा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स, अच्छा इनकी नीड क्यों पड़ी ये भी बताऊं, क्या आप सोच लोगे कि हमें इरेशनल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। हाँ जी। फ्रैक्शन ऑब्वियसली, fractions and rational numbers, these are also fractions, co-prime, we have to introduce co-prime in the definition you are saying, okay. Is this a rational number or not? But this is a rational number, no need to introduce the word composite, आप नहीं समझ रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कंपोजिट वर्ड को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है आपके, आपने पता क्या है, डेफिनेशन में ये इंट्रोड्यूस कर लिया है खुद, डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है, उसके बाद डाउट पूछा जा सकता है ना, डेफिनेशन सिर्फ यही है कि ऐसे नंबर्स जितने भी हमें दिखें कहीं भी पी वाई क्यू की फॉर्म में दिख रहे हो, मतलब ये कुछ ऐसा ये साइन है कौन का, ऊपर कुछ नंबर होना चाहिए, नीचे कुछ नंबर होना चाहिए, ये जीरो नहीं है, ठीक है ना, कोई नंबर है, ठीक है। नीचे वाले जो भाई साहब है वो जीरो के बराबर ना हो, और ये दोनों लोग कहाँ से आते हो, इंटीजर से, डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही है, डेफिनेशन ही इतनी है रैशनल नंबर्स की। हाँ जी, मैथ्स में इंट्रोड्यूस करने से कुछ नहीं बदलने वाला। आप सपोज का, अब मैं एक नंबर फिर से लिखता हूँ, 3/6 मैंने लिखा, क्या मैं इसको देख के नहीं बोल सकता कि ये रैशनल है, मैं ये कह रहा हूँ। आप पता क्या कह रहे हो, आप इसको सिंपलीफाई करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं ये 1/3 लिखूं, उसके बाद मैं बोलूं रैशनल नंबर, हाँ, है ना, आप ये बोल रहे हो कि इसको मैं पहले सिंपलीफाई करूं, इसको पहले मैं सिंपलीफाई करूं फिर मैं रैशनल नंबर बोलूं, आप ये कह रहे हो। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जब तक मैं सिंपलीफाई नहीं करूंगा तब तक मैं ये बोल ही नहीं सकता कि ये वाला रैशनल नंबर है या नहीं है ना। हाँ, तो रैशनल नंबर फ्रैक्शंस ही तो हैं। फ्रैक्शन क्या है कि फ्रैक्शन का मतलब होता है ये पार्ट, है ना। तो फ्रैक्शन में क्या करते हो, इसका मतलब ये है कि 3/6 है, आपने 6 को क्या किया, है ना, तोड़ा, उसमें से 3 पार्ट्स लिए, वही तो आप ऊपर लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो ना। कभी क्लास में टेस्ट हुआ होगा तो आपके नंबर्स टीचर
देता है तो 100 थोड़ा ना ऊपर लिखता होगा, वो नीचे लिखता है ना, और आपके जितने मार्क्स आते हैं वो लिखता है। तो मतलब ये होता है कि उसने क्या किया कि 100 में से आपको जो भी चीज़ मिली है उसने ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, आपको ये जानना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना? ठीक है। तो देखो, रैशनल नंबर्स है ना, रैशनल नंबर्स की अपन लोगों ने कितनी 3 डेफिनेशन पढ़ ली ना। एक तो वो जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, और जो नंबर्स पी वाई क्यू की फॉर्म में हैं, यही क्या है? फ्रैक्शंस हैं। क्या है? ठीक है। नंबर्स तो मेरे पास और भी है रैशनल, जिनको मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। जैसे 1.3 मैंने लिखा था, है ना, फिर 1.3333 लिखा था। दो और टाइप के नंबर्स है, पर उनको तो मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ना। समथिंग अपॉन समथिंग, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं ना, वैसे तो नहीं लिखा था। वो फ्रैक्शन का ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। आप आज के बाद डेफिनेशन जो भी है रैशनल नंबर्स की ना, उसमें कंपोजिट वर्ड को प्राइम, सॉरी को प्राइम वर्ड यूज नहीं करेंगे, को प्राइम डेफिनेशन में नहीं है। आप क्या करो, और भी जो स्टैंडर्ड बुक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, आईटी है, इनके जर्नल्स खोल के देखना इंटरनेट पे, क्या किसी ने भी डेफिनेशन में को प्राइम वर्ड यूज किया है? को प्राइम वर्ड सिर्फ एक ही जगह यूज किया हुआ है। जब हम इरेशनल नंबर्स 10th में अभी पढ़ेंगे, उनको प्रूफ करने के लिए एक सिर्फ कंडीशन लेनी होती है। क्या करते हैं कि हम उसको मानते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर मानते हैं, और उसमें एक कंडीशन डाल देते हैं, वो क्राइम को प्राइम होना चाहिए। अगर को प्राइम नहीं होगा ना, तो हमसे प्रूफ नहीं हो पाएगा कि वो इरेशनल नंबर है, बस। है ना? तो को प्राइम वर्ड है, वो सिर्फ क्लास 10 की बुक में ही है, जब हम उसको प्रूफ कर रहे होते हैं कि अंडर रूट में कुछ भी प्राइम नंबर है तो वो रैशनल नंबर है, उस टाइम करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? रैशनल नंबर्स, है ना, कंडीशन तो समझ में आ गई होगी, रैशनल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे करके कोई बता सकता है इक्वेशन के थ्रू? हाँ जी। हाँ, आप डेफिनेशन बता रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरत क्यों पड़ गई कि हमें रैशनल नंबर से काम नहीं चलाना, तभी तो इसको लाए होंगे, ऐसे ही थोड़ा ना लाए। हाँ जी। मेरे आंसर अगर से अगर कन्विंस हो जाओ तो बताना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ज़रूरत क्यों पड़ी है रैशनल नंबर्स की। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर है, दिख रहा है ना, लेकिन मेरा आंसर कितना आ रहा है? आप ऐसा कोई नंबर ढूंढ सकते हो, उससे उसका मल्टीप्लाई करो और आंसर 2 आना चाहिए, है ना? √2 आ रहा है ना आपका सबका आंसर, पर वो रैशनल नहीं है ना। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि इरेशनल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? कन्विंस हो ना? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे नंबर्स जिनको मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकूं। ठीक है ना? फिर मुझे लगता है किसी ने आपको ये भी पूछा होगा क्रॉस क्वेश्चन, कि पाई है, बचपन से पढ़ रहे हैं कि इरेशनल नंबर है, पर पाई तो 22/7 होता है। हम्म? हाँ जी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना। हाँ जी, सही है। तो पाई इक्वल टू 20/7 है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। यस सर, यू हैव एनीथिंग टू से? हाँ जी।
अच्छा तो आप ये कह रहे हो, अच्छा ये बताओ, मैंने ये लिखा, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 22/7। रैशनल है, रैशनल है। अपने आंसर से एक एक करके बताना, सारे एक साथ मत चिल्लाना। हाँ जी। हाँ। हाँ जी, तो यही आंसर है, सही बोल रहे हो आप, है ना। पाई की जो है 22/7 क्या है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ठीक है ना, और भी हैं, यही नहीं है कि सिर्फ 3.14 यही करने से आए, और भी कुछ करने से आ सकता है ना। क्या करो आप, ऊपर कोई भी नंबर सोचो, ठीक है ना, नीचे 5 ही ले लो, इक्वल टू क्या करो, 3.14 कर लो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा ना, है ना। तो ऐसे नंबर्स आप बहुत सारे सोच सकते हो, लेकिन सबसे जो ज़्यादा पास है जो पाई की वैल्यू के, वो यही है, 22/7 है। ठीक है ना। अच्छा फिर आपको ऐसा लगता होगा ना कि ये मुझे पता है कि मैंने बोल दिया कि पाई कैसा है, रैशनल नंबर है, तो ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहा होगा, ना रिपीट हो रहा होगा, तो किसी के फिर तो ये भी लग रहा होगा कि हम एरिया कभी एग्जैक्ट निकाल ही नहीं सकते, है ना, लग रहा है। या फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स की शक्ल कैसी होती है, मैं अभी देखो एक इरेशनल नंबर बनाता हूँ, क्या करो, दिमाग में सिर्फ यही रखना है ना तो रुकना चाहिए ना रिपीट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 लिखा फिर 0 लगा दिया, फिर मैंने 1 लिखा फिर मैंने डबल 0 लगा दिया, क्यों, कि रिपीट नहीं कराना है ना। तो ये रैशनल नंबर की तरह है, फिर मैंने 1 लिखा फिर ट्रिपल 0 लगा दिया, फिर 1 लिख दिया, तो ये रैशनल नंबर जैसा है। ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये बताओ, 0.1, 0.123 और 0.12, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। 0.1 सबसे बड़ा है, 0.123 सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो आप एक चीज सोच सकते हो कि ऐसा ही मैं क्या कर रहा हूँ, रैशनल नंबर कभी रुक तो रहे नहीं है, तो इसका मतलब जो भी नंबर होगा ये तो बढ़ता ही जा रहा होगा ना। कभी ऐसा थोड़ा ना है कि इसका अंत कहीं मिल जाए, है ना, इसका भी अंत नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये नंबर आपको ऐसा लग रहा होगा आगे पीछे हो रहा है, या तो आगे ही चला जा रहा है, एक जगह फिक्स नहीं हो रहा है, ऐसा किसी को महसूस हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रैशनल नंबर है वो फिक्स, एक एग्जैक्ट वैल्यू है। सारे लोग सहमत हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ चलता रहेगा। हाँ? चलता रहेगा ना, लग रहा है ना, पर ये फिक्स वैल्यू है, एक एग्जैक्ट है, ये एक एग्जैक्ट नंबर है, ये चलता नहीं रहेगा। लगता है कि चलता रहेगा, वही तो सोचना है आज, है ना। सबके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ मैं लिखता रहूंगा, कभी रुकने वाला हूँ नहीं, तो ऐसा लगता है कि ये चल रहा होगा, ऐसा लग रहा है ना। आपने एक 9th में कंसेप्ट पढ़ी है, 9th में ही है शायद, कि नंबर लाइन पे हाउ टू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, है ना, पढ़ा है ना। ठीक है, ये बताओ क्या मैं इसको मीटर से 1 मीटर नाप सकता हूँ ना, मैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। आप मीटर लो, नापो, और ये मैंने दीवार भी 1 मीटर की नाप ली। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से एक धागा बांधूं, यहाँ पे बांधूं, ऐसा बांध सकता हूँ ना टाइट करके, है ना। धागा बन गया, उसके बाद वो धागा की लेंथ क्या बढ़ रहा है, फिक्स रहेगा ना। आप लकड़ी सोच सकते हो, लकड़ी को क्या करो, यहाँ से फिक्स करो, वहाँ पे फिक्स कर दो, तो मैंने नेल्स लगा दिए, है ना, वो फिक्स हो गई ना। तो ये कितनी आ जाएगी, वही पाइथागोरस थ्योरम, √2, रैशनल नंबर है, पर जो धागा होगा वो बढ़ तो नहीं रहा होगा, फिक्स ही रहेगा।
अब जो भी सोच रहे हो, धागा हो, लकड़ी हो, या हम सीढ़ी भी रख सकते हैं, तो वो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा कम ज़्यादा तो होगा नहीं। अच्छा, ये मैंने एक कोई फिक्स पॉइंट लिया, इससे मुझे वो पॉइंट्स चाहिए जिनकी दूरी इस पॉइंट से इक्वल रहे हमेशा, तो वो क्या होता है? सर्कल ना, है ना? सर्कल होता है ना? ठीक है, तो ये सर्कल होता है। अब यहाँ से चाहे ये डिस्टेंस लो, चाहे ये डिस्टेंस लो, ये डिस्टेंस लो, कोई सा भी डिस्टेंस आप लोगे जिसको हम रेडियस बोलते हैं, वो इक्वल होगी। तो सर्कल की डेफिनेशन यही होती है कि एक ऐसा पॉइंट जिससे सारे पॉइंट्स की दूरी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम यूज़ करके ही तो नंबर लाइन पे क्या करते हैं, √2 को डिनोट करते हैं ना। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, मैंने क्या किया, 1 यूनिट ये भी लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया √2, है ना? तो मुझे √2 ही चाहिए, यही डिस्टेंस चाहिए ना, इस पे डिनोट करना है ना नंबर लाइन पे √2 को, है ना? तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं इसको रेडियस मान के पूरा सर्कल खींच दूँ, है ना? वही तो हम करते थे, ऐसे करके डिनोट करते थे, आपने अगर किया हो 9th क्लास में तो ऐसे करके डॉट 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 डॉट। ये यहाँ पे यही √2 था ना, ये तो भाग तो नहीं रहा होता है नंबर लाइन पे, जहाँ एक बार फिक्स कर दिया जाता है नहीं फिक्स होता है, ठीक है ना? अगर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे कि रैशनल नंबर्स तो हमेशा पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ हम लिखते रहते हैं, तो वो तो आगे पीछे कुछ होते होंगे, लेकिन नहीं, आंसर क्या है कि वो एग्जैक्ट होते हैं, है ना? अब कोई भी, अब ऐसे ही करके आप क्या करते हो, √3 भी तो दिखाते हो ना उसमें, फिर क्या करते हो, आप 1 लेते हो यहाँ से, फिर 1 लेते हो, है ना? है ना? फिर ये √3 आ जाता है, फिर इससे भी सर्कल ऐसे करके खींचा जाता है। सर्कल हम क्यों खींचते हैं, इसकी वजह से खींचते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो इक्वल डिस्टेंस ही दिखाएगा नंबर लाइन, है ना? तो रैशनल इरेशनल नंबर्स हैं, कैसे एक फिक्स है, एक पॉइंट और लिखना है बस, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और कैसे नॉन रिपीटिंग। अच्छा, एक और चीज देख लें फिर, आपने शायद 9th में कोई बुक पढ़ी हो तो उसमें ऐसा कुछ लिखा हो, डेंसिटी ऑफ रैशनल्स, ऐसा किसी ने वर्ड पढ़ा है? आंसर यस था या नो था? नहीं, ऐसा डेंसिटी जैसा कुछ नहीं पढ़ा नंबर्स की, डेंसनेस प्रॉपर्टी भी होती है, मैंने पता नहीं शायद इनकी पीडब्ल्यू वालों की बुक थी या कुछ, कल पढ़ रहा था, मैं ये वर्ड यूज था, डेंसिटी ऑफ रैशनल्स, ठीक है ना? अच्छा, इसको बाद में, पहले आप ये सोच के बताओ, 1 के बाद क्या आता है, 2 के बाद, ठीक है, ये पता है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर मैंने लिया, के बाद कौन सा नंबर आता होगा? हाँ, मतलब आता नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एग्जिस्ट करता है लेकिन हमें नहीं पता, ऐसा आपका क्या आंसर है? कि मतलब कोई तो नंबर होता होगा कि एकदम, मैंने सपोज करो यहाँ पे क्या लिया, 1 लिखा, 1 की एकदम नेक्स्ट नंबर है, कुछ आता होगा हमें नहीं पता, पर नंबर होगा ऐसा लगता है, या ऐसा कि एग्जिस्ट ही नहीं करता? हाँ, एग्जिस्ट करता है। अच्छा, आपने 9th में एक और पढ़ा होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है या नहीं, है ना? हेलो, समझ में आ रहा है, हाँ जी? नहीं, लिखने वाले ये नहीं बोल रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है,
दो नंबर्स के बीच में एक नंबर निकालते थे ना क्लास नाइन्थ में, कैसे करके दोनों नंबर्स को ऐड किया अपॉन टू, है ना? या फिर आपसे बोला हुआ हो कि 5 नंबर्स निकालने हैं बीच में या 6, तो आप क्या करते थे? उससे एक ज्यादा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वो सारे नंबर्स लिख देते थे, है ना? ठीक है। तो उससे एक चीज तो आपको पता चल गई थी ना, कि दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। ये भी पता होगा ये रैशनल भी होते हैं, है ना? ठीक है। अब उसी चीज से मुझे ये भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना? उसी चीज से मिलेगा। आप थोड़ा सा हल्का सा सोचना, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, 1 के नेक्स्ट बाद एक नंबर होगा, वो मुझे नहीं पता, पर मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ऐसे नहीं सोच सकते, क्या दो रैशनल नंबर्स बिल्कुल ऐसे पास हो सकते कि बीच में कोई नंबर ना हो? ऐसा हो सकता है ना? ऐसा नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल ये दो नंबर्स लिए, बिल्कुल इतने पास हैं कि बीच में कोई नंबर ही नहीं है। होगा ना नंबर हमेशा? कितने नंबर होंगे? है ना, इन्फिनाइटली मैनी होंगे। वही तो लॉजिक है ये भी, है ना? यही वही लॉजिक है, सेम लॉजिक है। मैंने दूसरी अब आसान भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ चलो एक नेक्स्ट नंबर है, वो मैं ये कह रहा हूँ कि अल्फा है, ठीक है ना? पर मुझे तो ये पता है क्लास 9 से कि जब भी मैं दो रैशनल नंबर्स लिखूंगा के बीच में मैं इन्फिनाइटली मैनी रैशनल्स और इरेशनल्स निकाल सकता हूँ ना, है ना? करना क्या है, दो को पकड़ो जोड़ो अपॉन टू, फिर दो को पकड़ो किन्हीं दो को, फिर अपॉन टू, है इन्फिनाइटली मैनी, है ना? तो जब मैं बात रैशनल्स की करूंगा ना, तो नेक्स्ट रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ रहे हो? आप कहोगे कि हाँ करता है, कि ये नंबर है, तो मैं आपको इन्फिनाइटली मैनी नंबर्स दूंगा उन दोनों नंबर्स के बीच में। जैसे आप ये सोच रहे थे ना, एक एक दो बंदा शुरुआत में ये सोच रहा था कि इन्फिनिटी कहीं तो रुकती होगी, है ना? तो ये भी ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल बस, रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना? रियल नंबर्स जैसा कुछ नहीं होता, बस इनका क्या है कि कॉम्बिनेशन है रैशनल्स का और इरेशनल्स का। हाँ जी। हाँ, आवाज ठीक है। तो ये क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स। अब और छोटी क्लासेस की एक टॉपिक और डिस्कस करना है, क्योंकि टेंथ में भी है, एस सी एफ एल सी एम है थोड़ा सा। तो पुरानी क्लासेस का जान लें क्या होता है, ठीक है? एच सी एफ मुझे निकालना है। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डेफिनेशन सबको पता है, तो फिर इसका आंसर, और किसी का कुछ आंसर? एच सी एफ तो सबने पढ़ा होगा। नहीं निकाल रहे हो? हाँ, एक बंदा नॉट डिफाइंड है। एक जन थ्री है। 6। टू। और कुछ? ये आंसर सही है, बाकी
अब जिसने आंसर 6 दिया था उसको रीजन बताना है क्यों है 6। जी बताओ। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो ये कह रहे हैं कि मैं फैक्टर्स लिख लूँ, सबसे पहले क्या है फैक्टर्स ही है ना। फैक्टर्स जब मैं लिखूंगा जीरो के, तो फैक्टर तो सारे ही होंगे, इसके फैक्टर्स मैं क्या लिख रहा हूँ अभी, फैक्टर्स। ठीक है ना, जीरो के फैक्टर तो जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सारे ही ना। ठीक है। जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा। है ना, फैक्टर का मतलब वो होता है कि ऐसे नंबर्स जिससे मैं इसको जीरो को डिवाइड कर सकूं। 0/1 लिखूंगा, आंसर जीरो, 0/2 सारे ही फैक्टर्स है ना। अच्छा अब 6 के लिख रहा हूँ फैक्टर्स, 6 के फैक्टर्स बताओ। और कुछ नहीं ना। अब कुछ नहीं ना, इतने ही फैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद मुझे क्या ढूंढना होता है, कॉमन इसमें। वन भी है, टू भी है, थ्री भी है। फैक्टर ढूंढ लिया, कॉमन ढूंढ लिया, अब हाईएस्ट क्या है। ठीक है ना। है ना, बहुत कम लोगों को आ रहा है SCF। LCM पे भी चर्चा कर ले। LCM बता दो 0 6 का फिर। 6 आंसर्स, और जो और आंसर्स चाहिए। 2, 1 और आंसर्स 0। 1 तो लिख दिया। अब मैं बोलूँ है, ये आंसर सही है। अब लॉजिक भी बताओ। लॉजिक, हाँ जी लॉजिक बताओ। ओके, हट जाओ। मैं भी एक बड़ी छोटी सी चीज़ बोलूँगा, इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और आंसर इज राइट। ओके। LCM होता क्या है वैसे। एस SCF में भी ये चीज़ SCF में भी मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, 0 और 6 लिखा, इसका मेरा जो SCF है 6 आया। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कि ये दोनों नंबर्स है ना, 0 और 6, ये दोनों के दोनों नंबर 6 से डिवाइड होंगे। है ना। LCM का क्या मतलब होता है कि जो भी LCM आएगा, है ना, ये दोनों नंबर्स LCM को डिवाइड करेंगे, इसमें ये मतलब होता है। मेरी बात क्लियर है ना, मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर है ना। SCF में क्या होता है कि SCF वो नंबर होता है दिए गए दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। LCM क्या होता है, LCM को दोनों नंबर्स डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और अभी हमने रैशनल नंबर्स जब पढ़ रहे थे एक चीज़ पढ़ी थी, किसी भी नंबर के नीचे रैशनल तो बात ही नहीं है, ये तो नॉट डिफाइंड है ना। नॉट डिफाइंड का मतलब ये नहीं है कि इरेशनल हो गया, नहीं, नॉट डिफाइंड, है ना। ये तो, ये सिर्फ रैशनल में ही नहीं है, ये रैशनल नंबर से बहुत पहले की बात है। रैशनल नंबर्स तो हमने बहुत बाद में पढ़े, है ना।
ये तो चीज बहुत शुरुआत में थी कि मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, है ना। बहुत आपने कभी किसी मूवी में देखा होगा, रामानुजन ने भी अपने टीचर से पूछा था, रामानुजन का तो नाम सुना ही होगा, है ना। कि टीचर बता रहा था कि अगर हम दो एप्पल लें, दो में बांट दें तो एक एक मिलेगा, हजार लें हजार में बांट दें तो भी एक एक मिलेगा। तो रामानुजन ने क्या पूछा कि अगर हम जीरो एप्पल लें, दो लोगों में बांट दें तो भी तो एक एक मिलेगा ना। उन्होंने ये बोला, टीचर ऐसे करके कुछ बता रहा था कि मैंने दो एप्पल लिए, उसे डिवाइड किया तो एक एक मिल जाएगा, 100 से डिवाइड किया कि एक एक मिल जाएगा। तो रामानुजन ने कहा सर जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे कि आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, है ना। तब तक पता नहीं था, वैसे आज भी पता नहीं है किसी को कि मैं जीरो से डिवाइड करूंगा किसी नंबर को तो आंसर क्या आएगा, है ना। जो चीज़ पता नहीं है उसी को तो हम बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड, है ना। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि दैट द डेफिनेशन इज नॉट स्टिल गिवन, है ना। डेफिनेशन उसकी दी ही नहीं गई, है ना। तो ये चीज़, टाइम इस क्लास का कितने बजे तक है? 6:15 ना, ठीक है, 5 मिनट बचे हुए हैं। अब जिसको जो भी डाउट पूछना है ले, कल से अपना जो बोर्ड का सिलेबस भी है आपका वो शुरू होगा। बोर्ड का ख़त्म होने के बाद फिर आपको थोड़ा सा अब लेके जाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो अब अपने आज का जो भी लेक्चर था उससे अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हाँ हाँ। आप पता क्या बोल रहे हो, अपने जब एस सी एफ की ही बात कर रहे हो ना, ठीक है। तो मैं एस सी एफ इस बार जीरो नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि 6 नंबर ले लिया और एक 12 ले लिया, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आप ये बोल रहे हो, पता क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, ठीक है। ऐसे करके फिर आप 12 के कर रहे हो, है ना। मैं देखो मैं क्या बता रहा हूँ, वो सुनो, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो जो फैक्टर्स कॉमन है उनको लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना। चलो पूरा कर देता हूँ, ये भी पूरा कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, देखो। मैंने 6 लिया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 12, 2 6 जा 2 3 जा ठीक है। अब मैं फैक्टर्स लिख रहा हूँ, 2 × 3, ठीक है, 12 के, 2 × 3, ये कॉमन है, ये कॉमन है, 2 × 3 = 6 SCF, यही आप करते हैं ना, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ वो सुनो। मैं पता क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था SC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? और आपको पता है इंग्लिश है ना, उल्टी चलती है ना। किस पता है ना उल्टी चलती है, कि हमें पहले हाईएस्ट थोड़ा ना निकालना होता, पहले क्या निकालना है, फैक्टर, है ना। तो उल्टी ही चल रही है ना इंग्लिश, पहले फैक्टर निकालते हैं। और फैक्टर का मतलब ये होता है, देखो फैक्टर का क्या है, ठीक है। तो मैंने 6 लिखा, अगर मैं बात करूं कि मुझे 6 के फैक्टर्स बताने हैं, है ना। 6 के फैक्टर्स बताने का मतलब ये है कि मुझे ऐसे नंबर्स बताने हैं, मैं अगर डिवाइड करूं 6 को तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। मैं अगर 1 से इसमें डिवाइड दूंगा, कम्प्लीटली डिविजिबल, 2 से, 3 से, 6 से, है ना। यही है ना फैक्टर्स इसके। अब मैं 12 के लिखूं तो
12 के यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो 1 भी है, मैं बीच में देखा क्रॉस नहीं लगा रहा हूँ, मैं वो नंबर्स लिस्ट कर रहा हूँ जिनसे ये 6 डिवाइड होता है। 1 2 3 4, ठीक है ना। मैंने फैक्टर्स लिख लिए दोनों के, ठीक है ना। क्या ये प्राइम फैक्टर्स है? प्राइम फैक्टर्स नहीं है ना। अब बात करते फैक्टर, तो मैंने लिख लिए, अब कॉमन देखो इसमें क्या क्या कॉमन है ना। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए मेरे? कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 6, ये मेरे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब मुझे क्या बताना है? क्लियर है ना। वो एक मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालते हैं हम? एचसीएफ निकालते हैं, जो आप बता रहे थे कि मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ये क्या है कि जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले फैक्टर निकालो, है ना। पर ये चीज़ हम क्यों यूज़ नहीं करते? डेफिनेशन है ना, पर हम यूज़ क्यों नहीं करते? कि अभी तो मैंने बड़े छोटा सा नंबर लिखा है, इसके बताओ फैक्टर्स। है ना। ये तो चलो फिर भी फैंसी नंबर था, है ना। ये फैंसी, अब मैं 78 लिखूं, 79 लिखूं, ऐसे नंबर्स लिखूं, तो इनके तो आप फैक्टर्स ढूंढते ही रह जाओगे, है ना, निकाल नहीं पाओगे ना। और बड़ा नंबर लिख लूं, सपोज करो 5448 मैंने लिखा नंबर, तो उसके सारे फैक्टर्स लिस्ट करना मुश्किल होगा ना। इसीलिए ये मेथड है ना। ठीक है, ये डेफिनेशन बताता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, पर इसको मैं हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि पूरा दिन में फिर एक ही एससीएफ का क्वेश्चन होगा, इसलिए क्या हम लेके आए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसीलिए है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो नॉट डिफाइंड है ना, तो वो चीज़ वहाँ पे लगा ही नहीं सकते जब हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे हम किस नंबर का। आप क्या कर रहे हो? ये कह रहे हो कि एस सी एफ इंटू एल सी एम कर रहे हो, तो एलसीएम की जगह पे कुछ है नहीं ना, हम कुछ ला नहीं पाए ना। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? हमें पता ही नहीं कि मैं उस जगह पे लिखूं क्या। समझ रहे हो? एससीएफ तो आ गया ना, लेकिन एलसीएम नहीं। ठीक है। और किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन? हाँ जी। अच्छा, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में डिफरेंस क्या है? ठीक है ना, कई लोग क्या समझते हैं कि मैंने इन्फिनिटी लिख दिया और नॉट डिफाइंड में कोई फ़र्क नहीं है, है ना। देखो आज हल्का सा फ़र्क बताऊंगा, लेकिन ये आपको 11th 12th में और अच्छे से समझ में ठीक है ना, जब आप लिमिट पढ़ेंगे। तो आप क्या कहते हो? नॉट डिफाइंड, या कभी कभी लिख तो होगे कि इन्फिनिटी है ये, है ना। है ना। पर ये नॉट डिफाइंड बोलना ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्या मैं माइनस का इसमें जीरो में लगा दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? जीरो तो जीरो ही रहने वाला है। फिर मैं एक काम और कर रहा हूँ, इस जीरो को थोड़ा सा ऊपर खिसका रहा हूँ, -1 के साथ चला जाएगा। या फिर मैं कॉमन ही ले सकता हूँ ना पूरे को, है ना। तो इसको मैं माइनस इन्फिनिटी भी लिख रहा हूँ और इसी को मैं इन्फिनिटी भी लिख रहा हूँ, दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी उधर, इन्फिनिटी इधर, दोनों इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं ना। तो इन्फिनिटी बोलना भी सही नहीं है, है ना। नॉट डिफाइंड इसीलिए वर्ड है कि नॉट डिफाइंड, हमें पता ही नहीं है कि आंसर क्या आएगा। हालांकि इन्फिनिटी वो भी कोई आंसर नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं है ना, तो ये नॉट डिफाइंड इज बेटर आंसर, है ना। और कुछ? और किसी का डाउट? है ना। सिर्फ एक कोप्राइम वाला है ना डाउट? हाँ है, मुझे पता है रहेगा। मुझे पता है दिमाग इतनी जल्दी कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे भी पता है। मैंने भी बहुत बार ऐसे किया है, प्रोफेसर का भी भेजा खाया है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है ना। पर धीरे धीरे आप और थ्योरीज पढ़ते हो और थ्योरम्स पढ़ते हो,
वो धीरे धीरे चीजें क्या होती हैं, क्लियर होने लगती है ना। डाउट नहीं है, मुझे पता है वो क्या है कि ऐसा आपने फ्रेम कर रखा है दिमाग में, है ना। वो धीरे धीरे चीज क्लियर हो जाएगी। ये मुझे बहुत पता, मुझे बहुत बार कई लोगों ने बोला कि को प्राइम वर्ड होना चाहिए, पर को प्राइम वर्ड ना हो तब भी तो नंबर रैशनल ही रहेगा ना। ये है मेरा कहना, ठीक है ना। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करें, कल से अपन आ जाएंगे, ठीक है।